हेलो फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की रिवीजन सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। अब हमारी अगली चर्चा प्रस्तावना पर होगी। सबसे पहली बात आपको ये जान लेना है कि प्रस्तावना क्या है। जैसे हर किताब के पहले या दूसरे पेज में उस किताब का इंडेक्स लिखा होता है जिसे हम विषय सूची भी कहते हैं, उसी प्रकार हमारे संविधान की जो संपूर्ण जानकारियां हैं या एक बेसिक जो आइडिया है वो आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाए। तो चलिए फिर हम आज शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना तो सबसे पहली बात तो ये बात पूछी जाती है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो इसका लिया कहाँ से गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना जो स्वयं प्रस्तावना है वो लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, परंतु जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे हर पुस्तक के पहले या दूसरे पेज में उसका इंडेक्स लिखा होता है, वैसे ही संविधान का जो इंडेक्स है, मतलब जो विषय सूची है या संविधान के आंतरिक भागों में किन किन मुद्दों या आयामों पर चर्चा की गई है, वो सारी चीज़ें आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाएंगी। उसी प्रकार अब प्रस्तावना हो गया तो इंडेक्स है, ये एक तरह से अंग्रेजी में प्रीएम्बल बोलते हैं इसको। अंग्रेजी अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया है तो यूएसए से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पहली चीज़ आती है कि अब तक कितने विवाद हो चुके हैं प्रस्तावना को लेकर के। तो विवाद हो चुके हैं, 3 विवाद हो चुके हैं अभी तक कुल। पहला 1960 का बेरूबाड़ी मामला था, बेरूबारी मामला, जिसमें अच्छा ये सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय में गए हुए हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात बोली थी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं, संविधान का अंग या भाग नहीं माना गया है। मतलब बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए एक अनुच्छेद आपने पढ़ रखा होगा कि अनुच्छेद 368 जो है वो पूरे संविधान में संशोधन की शक्ति को रखता है। और अगर हम ये बात बोल दें कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन हो ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय ने यही बात बोल दी है कि भैया प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, इसका मतलब संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। वही चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे दूसरा शब्दों में कि संसद जो है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। ये बात लिखी गई है आपका बेरूबाड़ी मामला जो 1960 का था, ये पहला मामला आया था आपके पास। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा मामला आया, सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं पहले, 1973 का। इसे बोलते हैं हम केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। अब जाहिर सी बात है, अगर अंग माना जा रहा है तो 368 के तहत जब संविधान में संशोधन होगा और प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसका मतलब हम प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ हुई। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट में? एक तो ये बोला, दूसरा मूलभूत ढांचे को परिवर्तित किए बिना प्रस्तावना में
संशोधन संभव है। क्या बोला गया कि मूलभूत ढांचे को बदले बिना अगर आप प्रस्तावना में संशोधन करना चाहते हैं तो वो संभव है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एक एडिशनल केस है जो आपको मार्क करना है, वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती नहीं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ केस लिख लीजिए बस। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो CJI थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हिदायतुल्लाह। इन्होंने यहाँ पर एक अपना निर्णय दिया था, क्या कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आपसे यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। किस विवाद में ये बात बोली गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? बेरूबाड़ी मामला 1960 का। दूसरा प्रश्न, किस विवाद में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कहाँ दिया गया? तो दोनों बातें दी गई केशवानंद भारती केस में। इसके बाद किस केस में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया? तो गोलकनाथ केस में कहा गया। और किसने कहा? तो उस समय के जो करंट हमारे CJI थे वो थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। अच्छा, जब हमें एक बार अनुमति मिल गई है संशोधन करने की, तो इसका अर्थ हुआ कि भैया हम उसमें संशोधन करेंगे भी। और भारतीय संविधान में मतलब अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में अभी तक कुल 1 बार संशोधन हुआ है, और ये संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब कई बार प्रस्तावना के शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी बहुत क्विक अंदाज में देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं हम। जो संशोधन हुआ पहले तो उसी को देख लें। 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 ये प्रस्तावना में हुआ है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए, और वो शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला है समाजवाद या समाजवादी, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। समाजवाद के बाद है पंथ निरपेक्ष, और इसके बाद अंतिम शब्द है हमारा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ दिए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में, और अभी तक केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, एक ही बार हुआ है, और 3 शब्द जोड़े गए थे। अब पूरे शब्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला शब्द है हमारा हम भारत के लोग। पहला शब्द है हम भारत के लोग। इसका मतलब है जो भारत में जो सर्वोच्च है वो क्या है? जनता सर्वोच्च है। इस शब्द का बेसिक मतलब है जनता सर्वोच्च है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संविधान किसके द्वारा या किनके द्वारा आदेशित किया जाता है, मतलब कौन निर्देश दे रहा है? तो याद रखिएगा, भारत की जनता के द्वारा ही भारतीय संविधान को निर्देश दिया जाता है। दूसरा टर्म है हमारा हम भारत के लोग के बाद संप्रभुता। दूसरा टर्म है हमारा संप्रभुता। संप्रभुता, या इसको बोला जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अंग्रेजी में बोलते हैं सोवर्निटी या सोवरेन। क्या होता है संप्रभुता? जब कोई देश अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो।
कहने का मतलब हो गया जब कोई देश अपने देश के आंतरिक मामले का मतलब देश की सीमा के अंदर जो डिसीजन लेने हैं वो भी देश के द्वारा लिए जाएं, तथा देश के जो बाहरी डिसीजन है, और बाहरी डिसीजन में मुख्यतः 3 मामले आते हैं, रक्षा, व्यापार और संचार। इन 3 मुद्दों को लेकर के भी देश का निर्णय अपना होना चाहिए, किसी और देश के अधीन या किसी और देश के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। इसे ही हम बोलते हैं संप्रभुता, यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी बोल सकते हैं आप इसको। इसके बाद अगला जो होगा हमारा, अगला है समाजवाद या समाजवादी। ये बेसिकली हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आप रिवीजन क्लास पढ़ रहे हैं तो इतना एक्सपेक्ट मैं आपसे करता हूँ कि आपने पहले थोड़ा बहुत अध्ययन जरूर कर रखा होगा। जैसे हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं कि भारत की अर्थ या मुख्यतः जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तो कई प्रकार की हैं, लेकिन हम जब मुख्यतः बेसिक मूलतः बात करते हैं तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक है हमारी पूंजीवाद जिसके प्रणेता यूएसए हैं, और दूसरी है हमारी समाजवाद। पूंजीवाद का अर्थ हो जाता है जो भी चीज़ या जो भी शॉप है उसका अधिकार क्षेत्र जनता के पास होगा या उस ओनर के पास होगा। सरकार का बिजनेस पर कोई इंटरेक्शन या इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। सरकार को केवल टैक्स चाहिए होता है। लेकिन यही जब समाजवाद की बात आ जाए तो चीज़ें पलट जाती हैं। जितने भी बिजनेस हैं वो बात कर रहे थे समाजवाद की, तो समाजवाद के बारे में हमने बताया आपको कि 2 प्रकार की होंगी, एक पूंजीवाद और दूसरा समाजवाद। पूंजीवाद में सरकार का योगदान हमारे अर्थव्यवस्था में ना के बराबर होता है। सब व्यक्तियों या मूलतः व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार को उसमें से केवल टैक्स चाहिए होता है और कुछ भी नहीं। परंतु यही अगर हम समाजवाद की बात करें तो संपूर्ण अधिकार क्षेत्र व्यापार में या पूरा मार्केट पर सरकार का होता है। और एक तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनाई गई है जो है नहीं, जिसे हम मिश्रित भी बोलते हैं, जहाँ पर ये दोनों व्यवस्थाएं विद्यमान हों, पूंजीवाद की भी और समाजवाद की भी। भारत उन्हीं में से एक है। यहाँ कुछ ऐसी मार्केट या बाज़ार मिलेंगी जिनका मालिकाना हक जनता के पास है, और कुछ मार्केट या कंपनियाँ ऐसी भी मिलेंगी जिनका मालिकाना हक सरकार के पास है। जैसे रिलायंस, इनका मालिकाना हक जनता के पास है, मतलब मुकेश अंबानी के पास है। और उसी तरह दूसरी आपकी BSNL, LIC, रेलवेज या बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनका मालिकाना हक सरकार के पास है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है, इतना बात समझ लीजिए। क्या अब इस शब्द का मतलब क्या होता है? उत्पादन पर सार्वजनिक हक। उत्पादन पर सार्वजनिक हक, ये मतलब एक लाइन का अर्थ है। ये कैसे होता है समझ लीजिए जरा सा। मान लीजिए रेलवे ने 10,000 करोड़ का मुनाफा अर्जित किया है, तो उस पर वो मुनाफा सरकार के पास जाएगा, वो किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा। सरकार उस 10,000 करोड़ का या जितना भी मुनाफा रेलवे के द्वारा अर्जित किया गया है, क्योंकि रेलवे एक सरकारी उपक्रम है, इस वजह से उसका मुनाफा संपूर्ण जनता में बांट दिया जाएगा। अब बांटा कैसे जाएगा? पैसे तो किसी को दिए नहीं जाएंगे, तब उसके उस पैसे से रोड बनाई जाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम किए जा सकते हैं, जिससे संपूर्ण देश की जनता को उससे लाभ हो। यही अर्थ है समाजवाद का, जिसे हम बोलते हैं उत्पादन पर सार्वजनिक हक। इसके बाद आ जाइए, अगला टर्म है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य टर्म का मतलब है देश से। स्टेट हैज़ नो रिलीजन, मतलब जो हमारा देश है ये किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे कई बार आप बोलते हैं कि ये नेता मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे भारत को, या फिर ये नेता भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ऐसा मित्रों संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे जो पूरी व्यवस्था है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर न्यायपालिका है, जब तक न्यायपालिका जीवित है तब तक ऐसा कुछ भी होना संभव नहीं है। और दूसरी बात, हमारे प्रस्तावना में साफ साफ लिख दिया गया है कि भारत एक कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष देश है, जो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे लिए सभी धर्म एक समान है और हम किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष के बाद आप आ जाइए गणराज्य। अगला हमारा जो टर्म है वो है गणराज्य।
गणराज्य का मतलब हो जाता है वंशानुगत शासन का अंत। वंशानुगत शासन का अंत। वंशानुगत क्या होता है? मतलब वंश के आधार पर जो शासन व्यवस्था चलती आ रही है वो अब समाप्त हो चुकी है, भारत में नहीं चल रही है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब हो गया अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जैसा आपने इतिहास में पढ़ा है कि एक राजा का बेटा ही राजा बनता था, या उन्हीं के बेटों में से उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता था और उनमें से एक व्यक्ति राजा बनता था। अब वैसा नहीं होगा। वो कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो योग्य होगा। कहने का मतलब हमारे यहाँ जितने भी उच्च संवैधानिक पद हैं उन सभी पदों के लिए चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद ही वहाँ पर निर्धारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति उस संवैधानिक पद पर कैसे बैठेगा। तो हमारा गणराज्य हो गया। गणराज्य के बाद हमारा जो अगला टर्म आएगा वो आएगा लोकतंत्र। क्या आएगा? गणराज्य के बाद जो हमारा अगला टर्म आएगा लोकतंत्र, और लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब हो जाता है, या अब्राहम लिंकन ने इस पर बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन। जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन। सामान्य शब्दों में जनता अपने ही बीच से किसी एक व्यक्ति को अपने ही ऊपर शासन करने के लिए चयनित कर लेती है, वोट करती है, चयन करती है, निर्वाचित करती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया, लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करेगी। मतलब वो भी एक अगर प्रतिनिधि बनने से पहले की बात की जाए तो वो भी व्यक्ति एक आम नागरिक होगा, लेकिन जनता उसे वोट करके अपना प्रतिनिधि बनाएगी और अपने ही ऊपर शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपॉइंट कर देगी। इस व्यवस्था को कहा जाता है लोकतंत्र। तो भैया हम भारत के लोग हो गए, इसका अर्थ हो गया जनता ही भारत में सर्वोच्च है। दूसरा हो गया संप्रभुता, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्र। इसके बाद अब आ जाइए, अब हमसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में न्याय स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित की गई है, बट यही बात अगर हमारे मूल अधिकार के हिसाब से बोली जाए तो स्वतंत्रता 6 प्रकार की उल्लेखित है। तो बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है जब आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं या प्रश्नों को देख रहे हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपके प्रस्तावना में वर्णित हैं। इसके बाद पूछा जाएगा न्याय कितने प्रकार का है? तो न्याय 3 प्रकार का है। न्याय के 3 प्रकार हैं, और ये न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय आपके प्रस्तावना में उल्लेखित है। और जब हम बात करेंगे समानता की, तो समानता हमारी प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? तो ये 2 प्रकार की है। और कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। कौन सी है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। मतलब समानता 2 प्रकार की है, न्याय 3 प्रकार का है, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हैं प्रस्तावना में, जैसे बंधुत्व है। बंधुत्व का मतलब हो जाएगा भाईचारा। भाईचारा के अलावा और एक टर्म है एकता। एकता मतलब यूनिटी, और अखंडता मतलब देश को एक साथ बनाए रखना। तो ये आपके प्रस्तावना के संबंध में विशेष टर्म हो गए, और ये बात हो गई। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स और आपको मार्क कर लेने हैं। प्रस्तावना को एक प्रश्न पूछा जाएगा, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसके द्वारा कहा गया है? राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? तो ये है के.एम. मुंशी साहब हैं। के.एम. मुंशी साहब, जिनका नाम पूरा नाम है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। एक टर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? गोलकनाथ केस में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। तो ये आपका प्रस्तावना खत्म हो गया। प्रस्तावना में इससे ज़्यादा प्रश्न अब आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब हमारा जो इसके बाद अगला टॉपिक है वो है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। तो उस पर चर्चा करते हैं हम। राज्यों का पुनर्गठन का कंसर्न पहले एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं।
तो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा है तो देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद ही एक विस्तृत चर्चा हो गई कि हम भारत में राज्यों का गठन कैसे करें। तो वहाँ पर जो सबसे पहला मुद्दा आया कि हम राज्यों का गठन किसी अन्य आधार पर करें। अन्य आधार का अर्थ है जैसे एक राज्य हमारा होना चाहिए जो केवल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाए, एक होना चाहिए जहाँ पर लिंग अनुपात कम हो, एक राज्य ऐसा हो जहाँ पर बाढ़ की समस्या आती हो। मतलब हम कायदे से ऐसे राज्यों का गठन करें कि हम स्टेट्स को नाम के हिसाब से नहीं, स्टेट्स को उनकी स्थिति के हिसाब से लोकेट करें। मतलब राज्यों का जो गठन होना चाहिए उनकी स्थिति के आधार पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये हमारा दुर्भाग्य रहा और इतिहास के अनुसार जो कुछ आंदोलन हुए और आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो हमारे यहाँ जितने भी राज्य बने हैं वो सब भाषा के आधार पे बने हैं। और पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पे वो बना था आपका आंध्र प्रदेश। तो पहले हम देख लेते हैं ये जो पूरा आप राज्यों का पुनर्गठन है, संविधान का भाग एक है, अनुच्छेद है, यहाँ से अनुच्छेद है 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। इस भाग का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र इस भाग का नाम है। और यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं। जैसे पहला स्टेट है, पहला अनुच्छेद बहुत बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 1 जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। मतलब जो इंडिया है जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। और आपको पता होना चाहिए, यही प्रश्न रिपीट करेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के कितने नामों का उल्लेख है। तो याद रखिएगा इंडिया और भारत 2 नामों का उल्लेख है, ये बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा किया जाएगा, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों के नाम, उनकी सीमा या उनकी शक्तियों के संबंध में, शक्तियों में परिवर्तन की शक्ति जो है संसद के पास है, संसद के पास है। और संसद ये सब कैसे कर सकती है? साधारण बहुमत से। कैसे कर सकती है भैया? साधारण बहुमत से ये सारे काम संसद कर सकती है, साधारण बहुमत के द्वारा। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब एक प्रश्न और बोला गया, मैंने आपने अभी एक विवाद पढ़ा, बेरूबाड़ी मामला, एक विवाद पढ़ा था आपने। इस विवाद का जो मुद्दा था वो ये था कि भारत सरकार क्या किसी दूसरे देश को भूमि दे सकती है या उससे कुछ ले सकती है या नहीं, मतलब देना और लेना दोनों ही चीज़ें। तब इस बेरूबाड़ी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अगर भारत सरकार कोई भारत का किसी भूमि का कोई हिस्सा अगर देना चाहे तब भी संविधान में संशोधन करके दे सकती है, और अगर कोई हिस्सा लेना चाहे तब भी भारत को संविधान में या संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो मतलब भूमि का लेन देन का अगर हम किसी देश के साथ कर रहे हैं तो हमको संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये अब तक कुल 3 बार हुआ है। जैसे 9वां संशोधन हुआ जिसमें हमने क्या किया, कुछ भूमि का हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया। जो बेरूबाड़ी क्षेत्र था वो पाकिस्तान को सौंपा। उसके बाद हमारा एक संशोधन और होगा, 100वां संशोधन, जहां पर हमने बांग्लादेश से, हमारा पड़ोसी देश है, वहां से हमने भूमि का आदान प्रदान किया।
भूमि का आदान प्रदान किया। मतलब कि अगर हमें किसी देश से भूमि लेनी है या उस देश को भूमि देनी है, दोनों ही स्थितियों में हमको एक काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा संशोधन। दो बार जैसे किया, जैसे हमने किसी एक देश के भूमि को अपने भारत में भी मिलाया था, जैसे 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। सिक्किम जो था वो एक अलग देश हुआ करता था, वो कोई राज्य नहीं था भारत का। इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था और 35वां और 36वां संविधान संशोधन करने के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। 22वां राज्य लिखते जाइएगा, जो भी डेटा आपको नहीं पता है और मैं बोल रहा हूँ या बोर्ड में लिख रहा हूँ, वो तुरंत आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। रिवीजन क्लास है, बिल्कुल आप लिखते जाइए। अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो रही है आपको, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप अपना डाउट तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब अगर हमें कोई भूमि आदान प्रदान करनी है तो उसके लिए हमको संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात हमको पता चला क्योंकि हमने अभी तक ये 3 बार किया है। 9वें संशोधन में पाकिस्तान को सौंपी थी ज़मीन, 100वें संशोधन में बांग्लादेश को सौंप दी और 36वें संशोधन में एक देश हुआ करता था स्वतंत्र, सिक्किम, उसको भारत में मिला लिया और ये भारत का 22वां राज्य बन गया। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम चलेंगे पुनर्गठन कैसे होगा। जो हमारे पास 562 रियासतें और राज्य थे, इनका पुनर्गठन कैसे किया गया उस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में आपको पता है भारत के 28 राज्य और 8 यूटी हैं। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे पास उस समय काफ़ी कुछ था। 562 रियासतें थीं, 562 रियासतें थीं, जिनमें से 552 केवल भारत में शामिल हुई थीं, जिनमें से भी 552 में भी कुछ रियासतें बाद में शामिल हुई, कुछ रियासतें पहले शामिल हुई, है ना, उन पर हम चर्चा बाद में करेंगे। 562 रियासतें थीं जो भारत में शामिल होना था। और मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे, उनको भी भारत में शामिल किया गया। तो पहला हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या आई वो आई कि इनको अगर हम एक नया राज्य बना रहे हैं तो राज्य बनाने का आधार क्या होना चाहिए, वो बड़ी समस्या आई। तो कई लोगों ने, जैसे एक कमेटी बनी, श्रीधर आयोग बना या एसके धर आयोग भी बोलते हैं, इस कमेटी ने साफ साफ बोला कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर एक कमेटी बनी 1948 में और 1948 में, जिसका नाम था JVP समिति, मतलब जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सरदार पटेल साहब और पट्टाभी सीतारमैया, इनके नेतृत्व में एक समिति बनी। इस समिति ने भी इसी चीज़ को रिपीट किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद हमारा एक राज्य हुआ करता था मद्रास राज्य। मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी के लोग रहते थे, तेलुगु भाषी लोग थे। इन्होंने बोला कि भैया हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये बात मना कर चुके थे। इस वजह से सरकार ने इनकी बात को सीरियस नहीं लिया। तब यहाँ पर एक नेता निकल के आए जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। इनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि अगर आप भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन नहीं करेंगे तब जा कर के फिर तो हमारे पास आमरण अनशन के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आमरण अनशन क्या होता है भैया, मतलब बिना कुछ खाए अपनी बात मनवाने तक व्रत करना, ये आमरण अनशन कहलाता है। कहा जाता है कुल 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन के अनशन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जिस समय इनकी मृत्यु हो रही वो हो रही है दिसंबर 1952 में। और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार भारत में चुनाव हुए थे 1952 में ही, मतलब नई सरकार बनी थी और इतना बड़ा आंदोलन सरकार के पास या सरकार के समक्ष आ चुका था। और जैसे ही नेता की मृत्यु हुई वैसे ही इन लोगों ने इस आंदोलन को और तीव्र कर दिया। तो इससे सरकार दबाव में आई और सरकार ने भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य की घोषणा कर दी, जो मद्रास राज्य से अलग होकर बना।
मद्रास से अलग होकर 1 अक्टूबर 1953 को एक राज्य बना और इसका नाम था आंध्र प्रदेश। आपसे बहुत बार ये प्रश्न रिपीट करेगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बताइए, तो आपको सीधा सीधा बताना है 1 अक्टूबर 1953 को राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जो मद्रास से अलग हुआ था। किस भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए। हर चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब 1953 में पहली बार ये चीज़ हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, जब एक राज्य को हमने भाषा के आधार पर दर्जा दे दिया तो फिर अन्य राज्य भी इसकी मांग करने लगेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, और ये कब बना? ये बना दिसंबर 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए न्यायमूर्ति फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने 1955 दिसंबर 1955 मार्क करिएगा, दिसंबर 1955 में रिपोर्ट दी और बताया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। मतलब ये प्रश्न अच्छा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस समिति ने, किस आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया था। 3 आयोग बने थे, एसके धर, जेबीपी और राज्य पुनर्गठन आयोग। तो किस आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? तो ये था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। अब इसी रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने 7वां संशोधन किया 1956 में, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर 14 राज्य तो बन गए, लेकिन अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं तो आपको पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो अभी वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो इनका क्रम भी देख लेते हैं। वैसे पूछता तो कम है, लास्ट वालों का ज़्यादा पूछता है, बट मैं आपको एक पूरा आइडिया दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये कब हो रहा है? 1956 में पहली बार जो था वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई। इसके बाद मार्क कर लीजिए 60 में बनाया गया, 1960 में एक राज्य बना गुजरात। इसके बाद 1963 में एक राज्य बना नागालैंड। अच्छा, ये राज्य किस आधार पर बन रहे हैं? तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये सभी राज्य बन रहे हैं, ये भाषा के आधार पर बन रहे हैं। इसके बाद 1966 में मार्क करिए हरियाणा का गठन हुआ। 1971 में हिमाचल प्रदेश, का गठन हुआ। हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था। क्यों बना था? मैंने बताया था, स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? भाषा ही हो जाएगा। जितने भी राज्य आपको देखने को अभी मिल रहे हैं या आगे मिलेंगे, सभी का गठन भाषा के आधार पे ही हो रहा है, ये भी देखना है आपको। उसके बाद 1972 में 3 राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1972 में 3 राज्य बने, MMT बोल सकते हो आप इन्हें, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और इसके बाद जो अगला राज्य बनेगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिक्किम। बताया था ना मैंने अभी, जब अनुच्छेद हम 2 और 3 डिस्कस कर रहे थे, तब ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्य बना था और उसका नाम क्या था? सिक्किम। और ये भारत का 22वां राज्य था। तो ये भी आपको पॉइंट मार्क करके रखना है, तो याद रखिएगा। एक सेकंड, हाँ, 1975 यहाँ पर एक राज्य बनेगा, 22वां राज्य है ये सिक्किम। और ये याद रखिएगा कि सिक्किम कोई भारत के राज्यों को तोड़कर नहीं बनाया गया था, ये भारत के बाहर एक अलग स्वतंत्र देश हुआ करता था, इसको भारत में शामिल कर लिया गया था 1975 में। और ये महान कार्य किया था उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। इसके बाद 1987 में 3 राज्य फिर से बनाए गए, एक था मिजोरम,
मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा। ठीक है, तो ये 1987 में ये राज्य बना दिए गए और लगभग राज्यों की संख्या बढ़कर हो गई थी। 14 थे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 राज्य हमारे यहाँ तक बन चुके हैं। इसके बाद एक सन आएगा 2000 और 2000 में 3 राज्य बनाए जाएंगे, 3 राज्य। एक बनेगा 1 नवंबर 2000 को, ये बनेगा 26वां राज्य बनेगा, 26वां राज्य बनेगा और 26वां राज्य होगा छत्तीसगढ़। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को हमारा 27वां राज्य बनेगा और इसका नाम है उत्तराखंड। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को हमारा 28वां राज्य बनेगा और इसका नाम है झारखंड। इसका नाम है झारखंड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 25 राज्य हो गए थे, 26, 27 और 28, मतलब सन 2000 तक हमारे पास 28 राज्य हो चुके थे टोटल। इसके बाद 29वां राज्य बनेगा, 29वां राज्य बनेगा 2 जून 2014 को और ये राज्य है तेलंगाना। ये राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तो 2 जून 2014 को एक राज्य बनेगा तेलंगाना और इसके बाद हमारे राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई। अब हमारे पास अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा आप इनको। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 29वां राज्य बना 2 जून 2014 जिसका नाम था तेलंगाना। इसके बाद हमारे पास जो अगला राज्य बनेगा, अब हमें राज्य कम करने हैं तो एक डेट आपको मार्क करनी पड़ेगी, 31 अक्टूबर 2019। अच्छा, यहाँ पे यूटी कितनी थी? तो यहाँ पर यूटी हो गई थी आपकी कितनी? 7 यूटी थी इस समय तक, 2014 तक। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब जम्मू कश्मीर एक राज्य अब नहीं बचा। मतलब जो 29 राज्य थे, अब राज्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 28 हो गई। लेकिन एक काम और किया गया क्या कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में बदल दिया गया। एक यूटी थी लद्दाख और दूसरा स्वयं था जम्मू एंड कश्मीर। मतलब राज्य तो हमारा एक कम हुआ, मतलब यहाँ पर 29 राज्य थे तो राज्य तो हमारा एक कम हो गया, लेकिन यूटी हमारी 2 बढ़ गई। तो राज्य यहाँ पर कितने पहुँच गए? राज्य तो हो गए 28, परंतु यूटी हमारी पहुँच गई कितनी? 9। फिर हमारे पास एक डेट आएगी 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, जिसमें 2 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण हो गया। दादरा नागर हवेली एक था और एक दमन एवं दीव था। इन दोनों को एक करके अब एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो एकीकरण कर दिया गया और किसका किसका एकीकरण किया गया? ये एकीकरण हुआ है दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव। तो फिर से एक यूटी हमारी कम हो गई। तो यहाँ पे जब 28 राज्य और 9 यूटी थी तो एक यूटी कम हो जाए क्योंकि 2 को मिला के 1 बना दिया गया। तो अब हमारे पास बचेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से ये पूरा कंसर्न था कि कैसे कैसे आपके राज्यों का गठन हो रहा है और कैसे कैसे ये पूरी चर्चा चल रही है। तो ये आपका भाग 1 खत्म हो गया। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भाग 2 नागरिकता और भाग 3 मूल अधिकार। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।